गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है, उसी को लेकर के जो प्रिपरेशन जारी है। एक वीडियो में S1 कंप्लीट S1 इसी तरह से जो चल रहा है उसका ये चौथा वीडियो है। और इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने तीसरा यूनिट पढ़ा था, इकाई 3 पढ़ा था, और इस वीडियो में हम सभी यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, जो कि है हमारा शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएं। ठीक, इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। अगर आपने पिछला तीनों वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जा करके उसको सर्च करके उसको अच्छे से देख करके समझ लीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग अब इस टॉपिक को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त हम लोग देखते हैं यहाँ पर चौथा यूनिट जो है वो कह रहा है शिक्षा और सामाजिक अपेक्षाएँ। तो इसको ना, हाँ, सबसे पहले ऐसे समझिए और इस यूनिट में क्या रहा है उसको देखिए। विद्यालय कहाँ होता है? विद्यालय एक क्या है? संस्था है ना, जहाँ क्या दिया जाता है? शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर संपन्न की जाती हैं। विद्यालय और दूसरा आपको समाज है, ठीक। यही दो चीज़ का यहाँ इस जो यूनिट है उसमें बात होगा। इस यूनिट में यही दोनों चीज़ का बात होगा और इसमें क्या क्या बात होगा उसको समझिए। विद्यालय में क्या शिक्षण अधिगम का कार्य होगा, मतलब शिक्षाएं दी जाएगी कहाँ? विद्यालय में। और सामाजिक अपेक्षाएं, जो समाज के लोग हैं, समाज के जो का जो मतलब किसी भी तरह से ढांचा मान ले या फिर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या कोई भी समाज का सामाजिक संस्था वो एक अपेक्षा करता है। क्या अपेक्षा करता है और किससे करता है? विद्यालय से, विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था से, विद्यालय के शिक्षकों से अपेक्षा करता है। कैसे अपेक्षा करता है? एक सकारात्मक अपेक्षा करता है कि हम जो वहाँ सामान दिए हैं, सामान कहने का मतलब अर्थ कि हम जो वहाँ बच्चे को भेजे हैं, जो बच्चा पढ़ाई करने के लिए गया है, वो एक अच्छा नागरिक बन के निकले वहाँ से। ये सामाजिक अपेक्षा होती है। और विद्यालय, अच्छा एक बात बताइए, समाज ही ऐसी उम्मीद क्यों करता है विद्यालय से, और विद्यालय से ही क्यों करता है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है विद्यालय जो है वो समाज का एक अंग है ना। और विद्यालय और समाज एक दूसरे का, समझ लीजिए, पूरक भी है। तो इस चीज़ को आपको बखूबी समझना है कि विद्यालय समाज का ही एक अंग है और विद्यालय और समाज जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। ये भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में, कैसे संबंधित है? तो आपको रीज़न देना है। विद्यालय समाज का अंग है, समाज के बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ जो है कि शुरू से अंत तक अपनी नैतिक शिक्षाओं से लेकर के सभी प्रकार की शिक्षाएं वहाँ ग्रहण करते हैं, है ना। आपको यहाँ पर शिक्षा, विद्यालय, इन सब का हो गया। समुदाय, और समुदाय एक उम्मीद करता है कि हमारा बच्चा एक अच्छा नागरिक बन के निकले, परिवार को, समाज को, देश को कुछ दे, नाम रोशन करे। ये विद्यालय से एक अपेक्षा होती है ना, कि हमारा जो भविष्य है, मतलब जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक बन के उभरे। तो यही है, क्या ये है इस यूनिट का ये पहला जो टर्म है, इसका मतलब यही हुआ कि विद्यालय समाज से संबंधित है और क्या क्या एक दूसरे का पूरक है, क्या क्या चाहिए। और देखिए, समाज भी फिर वहाँ पर एक उम्मीद करता है, एक अपेक्षा रखता है कि जो ये विद्यालय भी एक अपेक्षा रखता है समाज से, समुदाय से। समाज के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, प्रभावी व्यक्ति है, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे एक उम्मीद करता है कि हमारे जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया हो रही है, विद्यालय में जो बच्चे सीख रहे हैं, शिक्षक सिखा रहे हैं, उनको भी डिस्टर्ब न करें बल्कि उनको सहयोग करें। किसी संसाधन की कमी है तो संसाधन से, तन से, मन से, धन से, एक तरह से, हर तरह से उसे सभी प्रकार के संसाधनों से जिस भी तरह से हो सहयोग करें। अच्छा, एक बात आपको ना थोड़ा अजीब लगेगा, अभी जो हम बोल रहे थे कि विद्यालय भी जो है समाज से एक उम्मीद करता है कि वो हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपना सहयोग करे। तो आपको ये लगता हो कैसे सहयोग करेगा? तो आप एक उदाहरण सुनिए, मैंने अपनी आँखों से देखा है ये चीज़। एक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, बगल में उसके कबाड़ी खाना है, कबाड़ है जिसको बोलते हैं। अब बताइए, वहाँ रोज़ हथौड़ा पीटता है, ये पीटता है, मतलब शोरगुल होता रहता है।
तो जो वहाँ शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो प्रभावित होगी कि नहीं होगी। अच्छा, ये तो मेरा देखा हुआ उदाहरण हुआ। अब समझ लीजिए कि बगल में तालाब है, जैसे हम अगर क्या बोलते हैं, पंचायत की बात कर ले या फिर ऐसे जगह जहाँ पर छोटा सा तालाब है, पोखर है, नहर है, तो बच्चे विद्यालय जाने की बजाय वहाँ पर उसमें नहर में जाकर के तैरने शुरू कर देंगे, वहाँ मछली मारना शुरू कर देंगे। तो ये जो है डिमेरिट है। तो समाज से ये उम्मीद करेगा विद्यालय कि आप इसमें हमारा सहयोग करें, आप बच्चे को ये बताएं कि आपको जो विद्यालय का समय है उसके बीच में आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहाँ घर से भेजा जाता है, आप सीधा विद्यालय जाएं, शिक्षक का सम्मान करें, सारी बातें उससे सिखाई जाएगी, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षाई संस्थाएं। शिक्षाई संस्थाएं से क्या मतलब है, विद्यालय है ना, सामाजिक परिवर्तन व पुनर्निर्माण के अभिकरण के रूप में। तो एक चीज़ देखिए, सामाजिक परिवर्तन आपने देखा है, समझा है, सामाजिक परिवर्तन के तहत ही विद्यालय का जो या फिर जो कोई भी संस्था है उसका स्वरूप बदलता है। जैसे हमारी जो पहले आप देखते होंगे विद्यालय में क्या, स्मार्ट बोर्ड, आपने नाम सुना होगा, स्मार्ट बोर्ड हो गया, स्मार्ट क्लास हो गया, ये सब नहीं होता था ना। लेकिन अब जो संस्था के रूप में, अब जब विद्यालय में क्या लगेगा, स्मार्ट क्लास बनेगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इंस्टीट्यूट का या फिर किसी विद्यालय का, तो उसको भी तो बदलना पड़ेगा, हमको उसके बनावट में बदलाव करना पड़ेगा ताकि जो स्मार्ट क्लास है वो सही से चल पाए। तो विद्यालय में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं वो परिवर्तन के स्वरूप, आधुनिकीकरण के स्वरूप बदलता गया, और उस जब वो बदला है तो धीरे धीरे बाहर की जो भौतिक रूप है उसको भी बदलना पड़ गया। क्यों जब भौतिक रूप बदलेगा तभी ना, ये जब अंदर का बदल गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही ना बाहर का अब बनेगा, तभी ना उसको उचित जो इन्वायरमेंट है मिल पाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव। देखिए, मेनली आपको जो यूनिट पढ़ना था वो आपको हम पहले 1 और 2 यूनिट, बहुत से बहुत तीसरा यूनिट इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप वो 3 यूनिट अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको चौथा 5वां पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। फिर भी हम आपको इस यूनिट में जो अभी बताए हैं और इस यूनिट में आपको जो हम पहला टॉपिक बताए हैं ये इस टोटल के लिए काफ़ी है, इस बात को समझिए। इसलिए आप लोग ज़्यादा दिमाग पर जोर डालिएगा मत, हम खुद आप लोगों को महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बात समझाने की कोशिश करते हैं। जिसको माइनर किया जा सकता है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इसलिए आप लोग दिमाग मत लगाइए, जब इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो फिर आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। अगर कमी देखिएगा तो हर जगह मिलेगा, लेकिन हम आप लोगों को उसी चीज़ को सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि एग्ज़ाम के लिए समय कम है तो उसी चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं जो कि आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसको छोड़ करके जो हम नहीं पढ़ा रहे हैं आपको एग्ज़ाम में टच भी नहीं करेगा, इतना बात भी समझ लीजिए, ठीक है। आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव, जो हमारा जो जैसे अभी हम बताएं आपको, समाज में बदल रहा है रूप, हर तरह से जो रूप बदल रहा है, हर चीज़ जो है कि शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है। विद्यालय के लोग हो गए, अब जैसे हम विद्यालय में प्रतियोगिता करवाएं और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बुलाएं, समाज के सम्मानित लोगों को बुलाएं, गणमान्य लोगों को बुलाएं और जो प्रतियोगिता में जीते हुए बच्चों को पुरस्कृत करवाएं। तो इससे बच्चों में क्या होगा, कंपटीशन की जो भावना है वो पैदा होगी। तो बच्चों में क्या होगा, एक सकारात्मक विचार उत्पन्न होगा, है ना। शिक्षा और माध्यम भाषा के रूप में यहाँ पर आपको त्रिभाषा जानना है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से समझिए, त्रिभाषा सूत्र आपको समझना है। और त्रिभाषा सूत्र अभी जो हम बताने वाले हैं इतना आपके लिए काफ़ी है। फर्स्ट ईयर में अगर पढ़े होंगे तो इतना काफ़ी है, नहीं पढ़े होंगे तब भी काफ़ी है। देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो कोठारी कमीशन है 1968 है या फिर ऐसे शायद 1968 है, 1968 में कोठारी कमीशन आया था और उसका कहना था विद्यालय में जो शिक्षाएं दी जाएगी तो वहाँ पर
और जो जिस माध्यम में दी जाएगी, और वहाँ जो माध्यम जो भाषा शिक्षण किया भाषा शिक्षण जो कराया जाएगा, तो उसमें पहली जो भाषा होगी, पहली भाषा कौन सी भाषा होगी? क्षेत्रीय भाषा, ठीक ना। पहली भाषा क्षेत्रीय भाषा। दूसरी कौन होगी? दूसरी भाषा, ये कन्फर्म है 1968 कोठारी कमीशन, ठीक ना, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग। और दूसरी भाषा वो होगी हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए नॉन हिंदी। ये अगर हिंदी भाषी क्षेत्र है तब तो हिंदी के अलावा नॉन हिंदी हो जाएगा, लेकिन अगर हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है तब वहाँ हिंदी होगा, नॉन हिंदी या फिर हिंदी। अब यहाँ समझाएं, हम समझा चुके हैं अभी हम, लेकिन फिर भी समझिए। नॉन हिंदी किसके लिए? वो जो समाज है जहाँ विद्यालय है वहाँ अगर हिंदी बोली जाती है, लोग हिंदी से परिचित है, तब वहाँ दूसरी भाषा नॉन हिंदी। अगर वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी के बारे में लोग नहीं जान रहे, तो दूसरी भाषा हिंदी हो जाएगी, ठीक। तीसरी भाषा जो है कोई भी आधुनिक भाषा, ठीक। कोठारी कमीशन यही कहता है, कोठारी कमीशन के अनुरूप के अकॉर्डिंग यही बात है। तीसरी भाषा क्या हो जाएगी? कोई भी आधुनिक भाषा, आधुनिक भाषा, कोई भी आधुनिक भाषा। जैसे आधुनिक भाषा के रूप में एक हम लोग जान रहे हैं क्या? अंग्रेजी, है ना। इसी तरह से कोई भी आधुनिक भाषा। तो ये आपको कोठारी कमीशन है, कोठारी आयोग के अकॉर्डिंग त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं को जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में दिया गया है कि इस तरह से पढ़ाने से हमें, चूँकि भारत जो ऐसा देश है यहाँ विविधता है, विविधता में एकता है, और बहुत लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो हम सबको एक करने के लिए, सब के शिक्षण प्रक्रियाओं को, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं को एक करने के लिए कोठारी कमीशन लाया गया था 1968 में, जिसमें कि त्रिभाषा सूत्र को लाया गया ताकि सभी लोग एक मत पर आ सकें, ठीक ना। तो इसको अच्छे से आप रिपीट करके, अच्छे से वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद है शिक्षा और माध्यम। माध्यम आप लोगों को समझ में आता है क्या है? मीडियम, मीडियम जिसके द्वारा हम लोग अपने बातों विचारों को रख पाते हैं। जैसे भाषा एक प्रकार का माध्यम है ना। अब इसके बाद है समाज में नवाचार और विकास के लिए शिक्षा। देखिए ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। समाज में जो नवाचार आता है, नवाचार का मतलब हुआ नयापन। जो नयापन आता है वो कैसे आता है? खास करके इसका सबसे मेन रीज़न है शिक्षा। आप शिक्षित हुए तो आप जो अनपढ़ वाली बातें हैं, जो कहीं सुनी बातें हैं, उस पर आप गौर नहीं करेंगे और उस पर आप ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। जैसे एक उदाहरण सुनिए, पहले के समाज में क्या होता था? कुछ भी हुआ लोग ओझा गुनी के पास चले जाता था, है ना। धीरे धीरे लोगों में शिक्षा आई, लोग शिक्षित हुए, नवाचार आया, तो वे लोग अब जो है कि उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, 1-2 दिन वेट करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक ना। अब वो ओझा गुनी वाला बात नहीं रहा। तो ये नवाचार है। कैसे? हम शिक्षा को जाने, शिक्षित हुए, धीरे धीरे हमारा बदलाव हुआ, हम में बदलाव हुआ, नवाचार आया समाज में। इसीलिए और किसी भी तरह के विकास के लिए शिक्षा तो आवश्यक है ही। आप जब तक शिक्षित नहीं होइएगा किसी भी क्षेत्र में, एक अनपढ़ आदमी क्या जो पंचायत होता है वहाँ पर बोल पाएगा, अपनी बातों को सही से रख पाएगा, और बोलेगा भी तो उनका बात जो है कि प्रभावी ढंग से नहीं सुना जाएगा। इसलिए शिक्षा हर तरह के विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो भी लगभग 15 मिनट का बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम लोग इसका लास्ट यूनिट देखेंगे, तब जो हो जाएगा कि ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पेपर पर उसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अब तक बने हुए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। और जो पहला दूसरा यूनिट बताया गया है आपको, उसको एक बार नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके आप उसको देखिए। पहला दूसरा यूनिट को आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी आप देखिए यहाँ पर जो कुछ शब्द का चर्चा किया गया है, वंचना, विषमता, ये सब आपको हम पहले दूसरे यूनिट में अच्छे से समझा चुके हैं और उसी सब का यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट यहाँ है, ठीक ना। जो वृहत रूप है वो हम आपको पहले समझा चुके हैं। इसलिए पहला दूसरे यूनिट को आप अगर मेरे अच्छे विद्यार्थी के रूप में जाने जाइएगा तो आप पहले दूसरे यूनिट को अच्छे से देखिए, समझिए और पढ़िए। यदि कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।